साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस कैटेगरी में आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, कौन सी डिसेबिलिटी में आपको कितना फायदा हो सकता है। दोस्तों, लो मेडिकल कैटेगरी जब आप हो जाते हैं फिर आपके अंदर कई तरह के सवाल घूमने लगते हैं कि क्या आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। सर्विस अगर 15 साल नहीं है, 10 साल हो चुकी है, तो क्या इनवैलिड पेंशन मिलेगी। सर्विस 10 साल भी नहीं हुई है तो फिर आपको क्या मिलेगा, क्या इनवैलिड पेंशन मिलेगी या डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी तो कितनी मिलेगी। तो आपकी ये पूरी कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे और एक एक पॉइंट को समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो लास्ट तक सुनिएगा, समझिएगा और अपने साथी दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले डिसेबिलिटी पेंशन का पहली प्राथमिकता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है कि आप किसी भी डिसेबिलिटी में हैं, कोई भी कैटेगरी है, आपकी जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू सर्विस होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो यही है। परसेंटेज तो बाद की बात है। परसेंटेज कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कि 20% से ज्यादा है, 40% से ज्यादा है, यहां तक कि 50% से भी ज्यादा है, 70% तक है लोगों की, लेकिन फिर भी उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि उनकी जो डिसेबिलिटी है वो नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू हो जाती है। यानी कि आपको डिसेबिलिटी पेंशन प्राप्त करने के लिए सबसे पहला क्या चाहिए, आपकी जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू सर्विस होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं, सर्विस आपकी 15 साल हो चुकी है। क्वालिफाइंग सर्विस की बात नहीं कर रहा मैं कंप्लीट क्वालिफाइंग 15 ईयर्स सर्विस की बात कर रहा हूं। अब क्वालिफाइंग सर्विस और नॉन क्वालिफाइंग सर्विस दोनों में अंतर है। अगर आप अपनी सर्विस में कभी AWL, OSL या RI काट चुके हैं तो वो पीरियड आपका नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा। यानी कि आपकी जो टोटल सर्विस है उसमें से जितने भी दिन आप OSL हुए, AWL हुए या RI काटी है, उतने दिन आपके माइनस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए अगर आपकी 15 साल सर्विस है तो वो पूरी क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए। अगर नॉन क्वालिफाइंग सर्विस उसमें है तो उतने दिन एक्स्ट्रा और आपको करने पड़ेंगे। अब 15 साल की क्वालिफाइंग सर्विस हो चुकी है और डिसेबिलिटी है आपको किसी प्रकार की, आप मेडिकली कैटेगरी है, लो मेडिकल कैटेगरी है, परमानेंट कैटेगरी है, तो पहला जो क्लॉज है कि आपकी डिसेबिलिटी क्या एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू सर्विस है या नहीं। अगर एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू सर्विस है तो क्या 20% रिकमेंड है कि नहीं, यह सबसे पहले देखना है। अगर 20% से कम है, 15 साल के बाद वालों के लिए बता रहा हूं, अगर 20% से कम है तो आप डिसेबिलिटी पेंशन के हकदार नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 15 साल की सर्विस करने के बाद रिलीज मेडिकल बोर्ड के थ्रू डिस्चार्ज जाएंगे, भले ही आप खुद अनविलिंग करें या आपका शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर लिया जाए। अब जो भी रिलीज मेडिकल बोर्ड के थ्रू डिस्चार्ज जाएगा उसकी डिसेबिलिटी सबसे पहले एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू होनी चाहिए और उसके बाद मिनिमम 20% रिकमेंड होनी चाहिए डिसेबिलिटी पेंशन के लिए, यानी इंपेयरमेंट रिलीफ के लिए। जिनकी 15 साल सर्विस नहीं है, 10 साल है और 15 साल के बीच में है और उनका जो है डिसेबिलिटी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू है, तो उनको इनवैलिड पेंशन मिलेगी। और इनवैलिड पेंशन होती है लास्ट रिकॉनेबल इमोल्यूमेंट का 50%, यानी
इक्वल टू रिटायरिंग पेंशन के बराबर। अब सर्विस 10 साल नहीं है, 10 साल से कम क्वालिफाइंग सर्विस है, 5 साल है, 6 साल है, 7 साल है, 8 साल है, 9 साल है, 9.5 साल है। IMB होगा, इनवैलिड मेडिकल बोर्ड होगा, उसमें 2 रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, अनफिट फॉर मिलिट्री ड्यूटीज और अनफिट फॉर सिविल री एम्प्लॉयमेंट, दोनों ही चीजें आपके इनवैलिड मेडिकल बोर्ड में लिखी हैं, तो आपको इनवैलिड पेंशन मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर सिर्फ यह लिखा है अनफिट फॉर मिलिट्री ड्यूटीज एंड फिट फॉर सिविल री एम्प्लॉयमेंट, तो इनवैलिड पेंशन मिलना मुश्किल है। ऐसे में इनवैलिड ग्रेच्युटी के चांसेस ज्यादा हैं। आपको ऐसे में इनवैलिड ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिलेगी। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का एक लेटर है 16 जुलाई 2020 का। उसके मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था भारत के गजट के आधार पर, जो कि 4 जनवरी 2019 को जारी हुआ था, जिसमें कि ये जो क्लॉज था कि इनवैलिड पेंशन के लिए कम से कम 10 साल की सर्विस चाहिए, इस क्लॉज को हटा दिया गया। अब इनवैलिड पेंशन 10 साल से कम सर्विस है तो भी मिलेगी, बशर्त यह है कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू होनी चाहिए, और आपकी डिसेबिलिटी की वजह से, चाहे आप बॉडीली या मेंटली इंफर्मिटी जो भी है, उसकी वजह से आप सिविल और मिलिट्री जॉब के लिए अनफिट घोषित कर दिए जाते हैं, तो आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगी। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का लेटर था, इस लेटर के मुताबिक ये क्लॉज लागू होता है। अब दोस्तों, बहुत से लोगों के अंदर एक जिज्ञासा होती है कि फर्स्ट मेडिकल बोर्ड करा दिया, फर्स्ट मेडिकल बोर्ड में एट्रीब्यूटेबल टू भी था या एग्रावेटेड टू था, और डिसेबिलिटी भी 20% से ऊपर या 20% रिकमेंड कर दी थी, तो क्या आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी? और अगर इनवैलिड आउट कर दिया तो क्या मिलेगा? दोस्तों, ये कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट मेडिकल बोर्ड में अगर आपकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी 20% एक्सेस की गई है तो वही चीज आपकी रिलीज मेडिकल बोर्ड या इनवैलिड मेडिकल बोर्ड के वक्त हो सकता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से आपकी मेडिकल कंडीशन में सुधार आया, और जब आप रिलीज मेडिकल बोर्ड कराए या इनवैलिड मेडिकल बोर्ड कराए, उस वक्त आपकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कम कर दी गई हो, यानी शुरू में जो 20% थी वो बाद में जाकर के 5% कर दी हो, तो ऐसे केस में भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। इनवैलिड पेंशन के हकदार तो होंगे, लेकिन डिसेबिलिटी एलिमेंट या इंपेयरमेंट रिलीफ नहीं मिलेगी। तो बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हैं, टेक्निकल चीजें हैं, जिस चीज को समझने में अगर समझाएं हम तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हर सैनिक की अलग अलग डिसेबिलिटी है और हर डिसेबिलिटी की अलग अलग असेसमेंट है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटीज जो है वेरी करती है। तो अपने अपने पर्टिकुलर केस के बारे में जानने के लिए आप हमसे इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन फीस हम चार्ज करते हैं, तो संपर्क करने से पहले इस चीज का जरूर ध्यान रखें।